नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी का हमने राजनीति विज्ञान का सिलेबस शुरू कर रखा था। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा में कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, समय भी बर्बाद न हो, इस प्रकार से हमने एक लेसन एक वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रखा है कि कोई चीज़ रह भी न जाए और कोई फालतू का समय भी बर्बाद न हो। इस प्रकार से हमने नोट्स है वो डिज़ाइन करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये कंप्लीट होने के बाद में इसी चैनल की कम्युनिटी में आपको डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक नया चैनल हो रहा है काला की पाठशाला, वहाँ पर भी कक्षा 12 से संबंधित अदर विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हो अगर आपके काम का है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, काला की पाठशाला, उस चैनल पर भी जाकर आप जरूर देखें। अब देखो, हमारा राजनीति विज्ञान का तीसरा लेसन है। दो पहले हमने पढ़ लिया था। पहला था शीत युद्ध का दौर और दूसरा था दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उसके बाद में एकमात्र महाशक्ति बचती है, कौन सी? अमेरिका। अब इसमें समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। जो विश्व था उस समय, तो अमेरिका का प्रभाव किस प्रकार से था वो इस लेसन में हम जानेंगे। वर्चस्व होता है, दबदबा होता है, उसका ही बोलबाला होता है, उसकी ही गुंडागर्दी होती है, मान सकते हो, उसका ही नाम का डंका बजाया जाता है, वो होता है वर्चस्व। मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली देश, किसी को बड़ा बनाना, उसको मानना, हर जगह मानना, घर पर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको घर परिवार में मानना, समाज में मानना। वैसे ही देश की अगर बात करें तो हम ऑल ओवर विश्व में उसके प्रभुत्व को मानना, उसके वर्चस्व को मानना, उसके बड़पन को मानना, ये होता है वर्चस्व। तो वर्चस्व को ध्यान से आप देखें कि वर्चस्व होता क्या है। थोड़ा सा स्पीड से मैं इसलिए लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो को कि आपका समय भी बर्बाद न हो और एक एक पॉइंट को आप छू सको, कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो वर्चस्व शब्द का अर्थ ध्यान से आप देखें कि सभी क्षेत्रों, एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में, जैसे सैन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र बन जाना। अब देखो, सवाल आपसे एक यही है कि जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हमने देखा था 1991 में हो जाता है, तो इसका वर्चस्व 1991 के बाद ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, दो प्रभावशाली व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं तो कोई सा भी वो ऐसी घटना नहीं करता है कि कहीं दूसरे को नुकसान हो जाए। उसको लगता है कि मैं प्रभावशाली हूँ तो सामने वाला भी शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही प्रभावशाली नहीं है, लेकिन वो हरकत ऐसी नहीं करते हैं कि जिससे उनको नुकसान हो जाए। पर जब एक व्यक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका प्रभुत्व है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो दूसरा मनमानी करता है, ये तो आपको भी पता है। और ये अपने प्रभुत्व या वर्चस्व का नमूना जो 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 1945 में जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर उसने प्रभुत्व दिखाया भी था। और लेकिन उसने कह यह दिया था कि मैं इस विश्व युद्ध में ज़्यादा अनहोनी न हो, ज़्यादा नुकसान न हो, इसलिए उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, ये अमेरिका का मानना था। और उसके बाद भी वो ऐसी ही हरकतें करता रहता था। जैसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध की अगर हम बात करें तो इराक पर वो कब्जा करता है, और जैसे कि उसको अमेरिका को चाहिए तो था तेल का कुआं, मतलब वहाँ पर तेल का भंडार था, तो चाहे तो उनको जो तेल थे वो उनको चाहिए थे। लेकिन उसने तो यूएनओ में याचिका दायर की थी कि इराक में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अधिकार कर लिया और हम उसको छुड़ाना चाहते हैं, ऐसी कुछ बात थी। खाड़ी युद्ध में डिटेल से इसमें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत देखो, प्रभावशाली पहले भी था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद उसने दिखाना शुरू कर दिया, है ना। तो वर्चस्व की शुरुआत 1991 से करता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विश्व एक ध्रुव में बंट गया था, मतलब विश्व का एक ध्रुव बचा था, कौन है? आपके यूएसए बचा था। और नई विश्व व्यवस्था
व्यवस्था में अमेरिका वर्चस्व किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और इस वीडियो तक चलना पड़ेगा। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपका अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से है। अब देखो ध्यान से, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर अपना कब्जा कर लिया था। ये अगस्त 1990 की बात है। इराक है वो कुवैत पर कब्जा कर लेता है, थोड़े से स्थान पर ही, ज़्यादा नहीं। फिर भी अमेरिका द्वारा हमला करने के उद्देश्य से, देखो इराक है वो कुवैत पर हमला करता है, कब्जा करता है, लेकिन हमला करता है इराक पर अमेरिका। उसके उद्देश्य क्या थे वो हम जानेंगे कि इस पर इराक पर हमला करने के उद्देश्य तो पहला था सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कार्रवाई करने के पीछे अमेरिका के सामने निम्नलिखित उद्देश्य या लक्ष्य थे। तो इसमें आप पहला देखो कि पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति होने वाले खतरे का निवारण करना, कि जो पश्चिमी यहाँ पर तेल की प्रचुर मात्रा थी उनको अपने अधीन करना, यह अमेरिका का प्रथम उद्देश्य था। सद्दाम हुसैन के परमाणु अस्त्रों व कारखानों को नष्ट करना। सद्दाम हुसैन एक प्रभावशाली व्यक्ति था, वो उसके व्यक्तित्व को दबाना, उसके परमाणु अस्त्रों शस्त्रों को कारखानों को दबाना, नष्ट करना, यह अमेरिका का उद्देश्य था। दोस्तों इराक की विस्तारवादी सोच पर प्रतिबंध लगाना। इराक की विस्तारवादी नीति बढ़ रही थी, उसने कुवैत पर भी अधिकार कर लिया था, तो उस पर अंकुश लगाना यह अमेरिका का उद्देश्य था। विश्व की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमेरिका की छवि, तो फिर देखो ये उस पर अधिकार कर रहा था इराक कुवैत पर, लेकिन प्रभावशाली कौन था? अमेरिका था। वो दुनिया को दिखाना भी चाहता था कि मैं प्रभावशाली हूं। अब होता क्या है दोस्तों कि विश्व की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमेरिका की छवि तथा अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता को बनाए रखना। अब देखो वो उस पर अटैक करके इराक पर वो अपनी छवि को बनाए रखना चाहता था, अपने वर्चस्व को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था, अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता था। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को अनुमति दे दी। देखो ये भी उसका एक नाटकीय फैसला था। किसका? यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। जब शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर 1991 तक, अब उसमें पूरे टाइम वो एक चुप रहने वाली संस्था यूएनओ ने, और अमेरिका ने यूएनओ में याचिका दायर की कि कुवैत पर इराक हमला कर दिया है, उस पर कब्जा कर लिया, हम उसको स्वतंत्र कराना चाहते हैं, और उसने परमिशन भी दे दी यूएनओ ने। चलो ठीक है, कुवैत को आप आज़ाद करवाओ। अमेरिका ने अनुमति दे दी। युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का यह निर्णय नाटकीय था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अब नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। अब खाड़ी युद्ध जब हुआ तो 34 देशों की सेना, मिलीजुली फौज थी, उनमें 34 देशों की सेना थी। इराक के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला और इराक को हरा दिया, क्योंकि 34 देशों की सेना थी। खाड़ी युद्ध को अमेरिकी सैन्य अभियान में कहा जाता है, क्योंकि उसमें अमेरिका का प्रभुत्व था, अमेरिका का वर्चस्व था, अमेरिका की सेना ज्यादा थी। 75% सैनिक है वो किसके थे दोस्तों? बिल्कुल अमेरिका के थे। खाड़ी युद्ध से अमेरिका को लाभ क्या हुआ? अगर आपको 2022 में प्रश्न पूछ लिया जाए बोर्ड परीक्षा में कि खाड़ी युद्ध में अमेरिका को क्या लाभ हुए, तो आप क्या लिखोगे? इस युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में वर्चस्व का दबदबा कायम रखा, अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा, दबदबा बनाए रखा। अब उसे ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति मानने जाने लगा, क्योंकि इस युद्ध में साम्यवादी चीन, रूस, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कुछ नहीं कर पाया। एक तरफ चीन था, भारत था, रूस था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने भी थे देश थे, कुछ नहीं कर पाए अमेरिका के सामने वो। तो इसका मतलब कि वो एकमात्र विश्व की महाशक्ति थी। और इस युद्ध में अमेरिका ने जितना खर्च किया उससे ज्यादा रकम तो उसने जर्मनी, जापान, सऊदी अरब से देशों से भी मिली थी, तो इसकी स्थिति और भी अच्छी हो गई। फिर उसको तेल के भंडार मिले, अमेरिका के अस्त्र शस्त्र मिले, वहां से काफी पैसे मिले। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकाल रखा उनका। कब से कब तक? जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर ये रहे। कौन? बिल क्लिंटन। उन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत बनाया, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। अमेरिका के सैन्य अभियान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सैन्य अभियान के मुख्यतः 4 सैन्य अभियान थे, ये आपको याद रखना है। अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमेरिका के सैन्य अभियान कौन कौन से थे,
तो पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कौन सा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश सीनियर था। कौन था? जॉर्ज बुश सीनियर था। कब की बात थी? ये 1991 की बात थी, जो खाड़ी युद्ध हुआ उसकी बात थी। तो 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, जिसने अपने पड़ोसी कुवैत पर अनधिकृत कब्जा किया, उसे प्रथम युद्ध, खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। देखो ध्यान से आप इसको समझें। देखो 34 देशों की सेना थी, 75% सेना वो अमेरिका की इसमें शामिल थी। उसको एक ऑपरेशन के थ्रू उसको सफल बनाया गया, इराक पर अटैक किया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और इसके तहत वहां पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। दुनिया को दिखाना चाहता था कि अमेरिका, मैं प्रभुत्वशाली हूं, मेरा वर्चस्व है। लोगों को लाइव दिखाया गया उस युद्ध को, इसीलिए उसे कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है। और इसके परिणाम, इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के परिणाम क्या निकले? कुवैत को इराक से स्वतंत्र करा दिया गया। उसके बाद में दूसरा जो ऑपरेशन है उसको आप देखें तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। देखो ध्यान से देखो, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस समय राष्ट्रपति था बिल क्लिंटन और 1998 की ये बात है। कब की बात है? 1998 की ये बात है। केन्या तथा तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान तथा अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला। अब देखो केन्या और तंजानिया पर जो अमेरिकी दूतावास थे, क्या थे? अमेरिकी दूतावास थे, उस पर सूडान और अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने हमला कर दिया था। तो उसके बदले में अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के जरिए अलकायदा, सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने थे उन पर क्रूज मिसाइल द्वारा हमला किया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। और देखो इसका परिणाम ये निकला कि अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब मिला और उसको ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के तहत हुआ। तीसरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2001 की बात है और 9/11 की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ध्यान से इसको समझना होगा आपको। 9/11 के, हम इंडिया में क्या करते हैं, पहले डेट लगाते हैं, फिर महीना लगाते हैं, फिर साल लगाते हैं, ये करते हैं ना। लेकिन अमेरिका में पहले महीना लगाते हैं, फिर डेट लगाते हैं, फिर साल लगाते हैं। तो 9/11 का मतलब ये हुआ कि 9वां महीना है, 11 तारीख है, मतलब 9 सितंबर की डेट है। कि इसमें क्या होता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुआ था। इसको मैंने आगे डिटेल से बता रखा है, उसको देखेंगे। तालिबान की इस ऑपरेशन के थ्रू तालिबान की समाप्ति होती है, अलकायदा वो कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि ये अमेरिका में एक उसमें ये जो अलकायदा वाले होते हैं, ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, प्लेनों को उड़ा देते हैं। तो उसके एवज में अमेरिका है ये ऑपरेशन चलाता है और उसके बाद में तालिबान की समाप्ति करती है और अलकायदा को भी कमज़ोर पड़ना पड़ता है। फिर चौथा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 2003 की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। इराक पर फिर से देखो हमला किया गया 2003 में, तो और सद्दाम हुसैन का अंत कर दिया गया और इस यूएनओ की उन्होंने परमिशन भी नहीं ली। तो ये होता है अमेरिका का वर्चस्व है, क्योंकि प्रभावशाली था इसीलिए तो परमिशन नहीं ली। उसके बाद में जो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, 9/11 की घटना, उसको आप समझें कि 11 सितंबर 2001 के दिन की बात है। अमेरिका में आतंकवादियों ने अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के जो व्यावसायिक विमान थे उन पर कब्जा कर लिया, जिन आतंकवादियों का संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना जाता था। इनमें से 2 विमान को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया। इसे 9/11 की घटना कहा गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया था। इराक पर आक्रमण 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो हमने देखा था, सद्दाम हुसैन का अंत देखा था कि 19 मार्च 2003
3 को अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर सैन्य हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, पर हमले का मकसद इराक में तेल के भंडार पर नियंत्रण करना था और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकारें कायम करना था। ठीक है, अमेरिका से भारत के संबंध की अगर हम बात करें तो कैसे संबंध थे, तो आपको पता है कि हमेशा से ही जब ये 2 गुट बने हुए थे, 2 ध्रुव बने हुए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो सोवियत संघ के निकट रहा है, रूस के निकट रहा है भारत, तो ऐसे में इसकी दूरियां तो बढ़नी संभाविक ही थी। लेकिन कुछ संबंध इसमें आपको लिखने होंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, ये आपको पता है। सोवियत संघ के ये करीब था। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। सामरिक महत्व है कि भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते भी इनके बीच में कई असैन्य परमाणु समझौते भी संपन्न हुए। बराक ओबामा की 2015 में यात्रा हुई थी। भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौते पर नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप भी हाल ही में जो नमस्ते ट्रंप के नाम से स्लोगन चला था वो आया था, भारत में आया था। डोनाल्ड ट्रंप हाल में भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच फिलहाल संबंध वो अच्छे हैं। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व है। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की बात करें तो सैन्य शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व। देखो ध्यान से आप इसे देखें दोस्तों कि विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से हमने देखा, कई अभियान देखे, कई ऐसे घटनाएं देखी जिससे ये लग रहा था कि अमेरिका प्रभुत्वशाली है। सैन्य शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व की, सेना में अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। अमेरिका फिलहाल एकमात्र महाशक्ति है जिससे अमेरिकी सैन्य खर्च पर सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि किसी देश के लिए इतनी इस मामले में इसकी बराबरी कर पाना फिलहाल संभव ही नहीं है। सेना पर बहुत खर्चा कर रही है। ये आर्थिक वर्चस्व की बात करें तो काफ़ी पैसा वाला है। अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतनी इच्छा थोपने व अपनी इच्छा से आर्थिक नीतियों का पालन कराता है। देखो आर्थिक वर्चस्व की हम बात करें तो इसका अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है और ये अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी देश पर थोप कर उस पर पालन भी करवा सकती है। समुद्री मार्ग, इंटरनेट आदि इसके बहुत मजबूत है। एजुकेशन लाइन बहुत मजबूत है। उच्च शिक्षा की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान है। देखो वैज्ञानिक अनुसंधान सबसे बड़ा है, यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी है। अमेरिका पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहा है। MBA की डिग्री यहाँ पर सबसे मजबूत है। अमेरिका मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का खान पान, विचारधारा, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। इनको लोग अपना रहे हैं। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में बाधा कौन कौन सी है, अब देखो कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसमें तो कोई विशेष बाधाएं तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो इसके बाद बीच में आ रही हैं, उनके विकास के बीच में मान सकते हो आप। तो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का शक्तियों के पृथक्करण का ढांचा अमेरिकी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण हो चुका है। अलग अलग देखो किस प्रकार से सरकार के जो तीनों अंग है, कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक ये कार्य करते हैं। ये स्वतंत्रता अलग अलग अपने स्वतंत्र हैं। ये अमेरिका जनता के मन में अपनी शासन व्यवस्था के उद्देश्य के तरीके को लेकर काफ़ी संदेह उत्पन्न होना शुरू हो गया है। और जो नाटो संगठन है, इन देशों के बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल जो देश हैं वो अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब इसके वर्चस्व के जो ये प्रभावशाली हो चुका है, इसके वर्चस्व से बचने के उपाय कौन कौन से हैं उसको अगर हम देखा जाए तो वर्चस्व बचने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तब इसके वर्चस्व से बचा जा सकता है। बाकी तो जैसा कि इराक में ये किया था वैसा वो किसी भी देश के साथ में कर सकती है। दोस्तों भारत, चीन, रूस जैसे देशों में अमेरिका को चुनौती देने की ताकत है, पर ये एकजुट नहीं है, इसलिए ये भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। इसको एकजुट होना होगा। बैंड वैगन नीति की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए अपना विकास करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के साथ मिलकर ही अपना विकास करें और उन अपने आप को भी ऊपर उठाएं, अपने वर्चस्व को बढ़ावा दें और अपने को छिपा लेने की नीति जैसे चीन करती है, यूरोपीय संघ करता है। मतलब कि धीरे धीरे अमेरिका से आंख मिचौली खेलना, उसको बिना बताए उसके वो क्या करना
कि अपनी जो नीतियां हैं, वो अपने हथियार हैं, अपने रूल रेगुलेशन, अपने विकास, उनको बढ़ावा देना, इसकी नज़र से छुपा रहना और इसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। तो मैंने सारे पॉइंट इसमें शामिल किए, कोई चीज़ में नहीं बची है, कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया, छोटे बड़े सारे पर्सन इसमें समाहित किए गए हैं। तो इसको आपने देखा होगा, प्रत्येक लेसन आपको उस प्ले लिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।